चलो, अब लास्ट क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस फेस करे। अब आज बस बहुत कम क्वेश्चंस, बस 9 क्वेश्चंस दिए थे अभी आज होमवर्क के लिए। तो अगर मिस करे हैं तो अभी पॉज करके वापस जाके देखो होमवर्क वाले सेक्शन में, लास्ट वाली क्लास के एंड में होमवर्क वाले सेक्शन में वो क्वेश्चंस हैं साथ साथ। तो अब आज वाली क्लास में क्या करेंगे कि एक तो वो 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर वैसे ही बस आज वाली क्लास में पुश करेंगे फिर से ग्राफ्स को। तो आज बहुत सारी वैरायटी के ग्राफ्स को वैसे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी ग्राफ्स में ब्लॉकेज रह जाती है और हमें पता नहीं होता। तो इसलिए आज वाली क्लास को कम्प्लीटली उसके बाद डेडिकेट करेंगे टू ग्राफ्स। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारा रिदम एक बार फिर से पूरी तरह वापस आ जाएगा। तो चलो, पहले जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस हमें मिले हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम राइट तरीके से पुश कर पाएँ वो टास्क है। हमें कहा गया कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ, तो हमें क्लैरिटी है कि हमने पता करना है कि x को क्या ले लें जिससे कि इसका आंसर आ जाए। तो अब लॉग वाली टर्म से जवाब कब बनता है? जब हमने लॉग का ग्राफ देखा हुआ है, जब लॉग के अंदर वाली जो टर्म होती है वो ग्रेटर देन 0 हो जाती है। तो हमारा फोकस क्या है कि भाई इस नंबर को दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको नोटिस करो, यहाँ से ax³ है, यहाँ पे नोटिस करो bx² है, नेक्स्ट वाले से cx है, और दूसरे ब्रैकेट में ax² है और एक bx है और एक c है। तो एक्चुअली इस सवाल में इतनी सी बात थी इस पॉइंट में कि वी शुड बी एबल टू इंटरप्रेट कि ये टर्म एक्चुअली फैक्टराइज हो पा रही थी। ये था इस क्वेश्चन, ये था ये क्वेश्चन। सिंपली लॉग के अंदर ax² + bx + c इंटू x + 1, ये पूरी टर्म लॉग के अंदर थी। सिंपली ये फैक्टराइज ही हमने करा, देयर इज नो ट्रिक। अब नोटिस करो कि जो हमें ये टर्म गिवन है ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका a कैसा है? पॉजिटिव हमें गिवन है, और इसका d b² - 4ac हमें गिवन है कि 0 है। तो हमें क्लैरिटी है कि जो कोई ऐसे का पैराबोला होता है उसकी सिचुएशन इस वाले की अपने आप में कुछ ऐसी है, इस ग्राफ की बस। तो ये वैसे तो ये हमेशा पॉजिटिव है, एक ही पॉइंट है इसका वर्टेक्स जो कि -b/2a है, वहाँ पे इस टर्म का आंसर 0 आएगा। तो हमें x को वो वैल्यू नहीं लेने देनी। क्यों? क्योंकि अगर लॉग के अंदर वाली टर्म 0 हुई तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो x विल नॉट बी इक्वल टू -b/2a। तो ये तो पॉजिटिव है, इसे भी पॉजिटिव करना था, तो x + 1 कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव। x कैसा हो गया? -1 से बड़ा। तो हमारा आंसर क्या बना कि -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, बस -b/2a मत लेना। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बनता कि -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, बस -b/2a मत लेना। तो ऑप्शन क्या बनता? a। और -1 पे देखो ओपन ब्रैकेट लेना था। क्यों? क्योंकि x को अगर -1 डालोगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी, और लॉग के अंदर 0 नहीं अलाउड। बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी फाइन लाइनिंग है, पर जब हमारा कंसेप्ट जो है वो 100% स्ट्रांग होगा तो हमारे क्वेश्चंस राइट ही होते हैं। तो बिल्कुल इसको हम एग्जैक्टली ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमसे कहा गया कि इस टर्म की रेंज बता दो। तो अब हमें ये अच्छी तरह माइंड में सेटल्ड है हमारे ये पॉइंट कि रेंज होती है y की वो वैल्यूज़ जो कि x की डोमेन वाली वैल्यूज़ की वजह से आती हैं। तो अगर क्वेश्चन रेंज का आता है तो हमारा माइंड वर्क कैसे करेगा कि पहले इसका डोमेन फाइंड करो। तो हमारा फोकस क्या होता है कि इसका डोमेन बताओ। तो अब हमने नोटिस करा कि इसका डोमेन तो बहुत इजी था, 2 - x² को बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं थी। स्ट्रगल यहाँ थी कॉस इनवर्स के अंदर 1 + x²/2x। तो अब काम की बात ये है कि या तो इस पर हम बहुत टाइम लगाते, या फिर एक बात सोचो, हमें क्लैरिटी है कि जो 1 + x² है वो हमेशा 2x से बड़ा होगा। कैसे? 1 + x² ज़रा -2x अपने मन में ही करके देखो। तो 1 + x² - 2x क्या हो जाता है? 1 - x का होल स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव कब आता है? जब ऊपर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तभी तो दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो बड़े नंबर अपॉन छोटे नंबर को अगर ऐसे एक के ऊपर एक करके लिखेंगे तो हमें क्लैरिटी है कि इसका आंसर हमेशा, इसका आंसर कॉस इनवर्स को छोड़ो, इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता, या फिर इसका आंसर हमेशा -1 से कम आता। पर ये तो गड़बड़ है। कॉस इनवर्स कहता है कि मेरे अंदर जो नंबर जाएगा वो नंबर कैसा होगा? -1 से 1 के बीच में। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो पा रहा है? तो हमें दिखता है कि हो पा रहा है कि क्यों ना एक काम करें कि हम लोग बोलें कि भाई इस नंबर को बोलें कि तू 1 हो जा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 हो जाए या फिर ये नंबर -1 हो जाए तो कॉस इनवर्स भी हैप्पी है। ये कॉस इनवर्स कहता है कि नंबर को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, पर नंबर कह रहा है कि मैं या तो 1 या 1 से ज़्यादा होऊंगा या -1 या -1 से कम होऊंगा। तो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बन पा रहा है?
एक ही जगह पे जब ये वैल्यू पूरी 1 हो जाए, और ये 1 कब हो रही है, हमें दिखता है जब x 1 है, और सिमिलरली ये -1 कब हो रही है, ऐसे ही डाल के चेक कर लो कि जब x -1 है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन था इस वाले पार्ट का, वो केवल 2 पॉइंट्स था, -1 और 1, और उस वाले पार्ट का डोमेन क्या था, 2 - x² को पॉजिटिव होना चाहिए, पर उसका डोमेन क्यों निकाले, हमें चाहिए वो डोमेन जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो 1 और -1 जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दिखता है कि उसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं, इसको भी कर रही हैं, तो इसलिए इस सवाल का डोमेन केवल 2 पॉइंट्स थे, -1 और 1। तो रेंज क्या होती, सिंपली जो 1 डाल के आंसर आता और जो -1 डाल के आंसर आता। हमने सिंपली यहाँ पे 1 फिल करा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया 0, x को 1 डाला, वो आ गया यहाँ पे 1, तो एक रेंज का आंसर होगा 1, पर वो C में भी आ रहा है, D में भी आ रहा है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कौन सा आंसर है। अब हमने इसमें -1 डाला, कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पे x को -1 डाले जाने पे ये वैल्यू भी -1 बन गई। कॉस इनवर्स -1 कितना होता है पाई, -1 डाले जाने पे उधर 1 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बना D। केवल 2 पॉइंट्स 1, 1 + पाई। नोटिस करो कि यहाँ पे करली ब्रैकेट बना हुआ है, जो सिग्निफाई करता है कि हमारा जवाब केवल ये 2 पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हर क्वेश्चन हमें पहले से ज़्यादा बेटर करता जाएगा, तो पूरी तरह जब इन क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट कराए या जब इनकी डिस्कशन सुनो ना, तो सोचो कि थ्योरी ही कर रहे हैं। जो बच्चों को लगता है कि बस हम लोग थ्योरी में थोड़े से ग्राफ कर लें और वो सब कर लें, उनको टॉपिक नहीं आ पाता। तो हर क्वेश्चन एक्चुअली अपने आप में हमारी थ्योरी ही हमें पुश करवा रहा है बार बार, तो उस प्रोसेस से नहीं बचना। हमें किसी ने कहा कि mod of sin x + mod of cos x का जेंट, इसकी रेंज बता दो, तो अब क्या करें। तो अब देखो ये ना कॉम्बिनेशन हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाता है, mod of sin x + mod of cos x के बारे में सोचो। ये फंक्शन जो है ये हमने कभी अपने आप इंटरप्रेट करा हुआ है कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज π/2। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है वो π/2 है। बहुत काम की बात है इसको सुनना। तो अगर मान लो कि मुझे इसका इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो वी आर एबल टू सी क्लियरली कि दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज π/2। तो अगर इस फंक्शन का पीरियड π/2 है, मतलब ये हर π/2 के बाद ये ग्राफ सेम बनेगा। तो क्यों ना एक काम करें कि इस फंक्शन का ग्राफ केवल हम 0 से लेके π/2 तक बना लें और उसके बाद बोलें कि सेम बनता जाएगा। तो 0 से π/2 वाले इंटरवल को लेने का बेनिफिट क्या होता कि 0 से π/2 के बीच में वी नो दैट कि sin x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड cos x इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सिंपली एक्चुअली फंक्शन क्या बन गया, नोटिस करना, sin x + cos x, sin x + cos x, ये बनाइए क्वेश्चन 0 से π/2 के बीच में। अब 0 से π/2 के बीच में इसका बिहेवियर जज करना है, तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं। वो आ गया cos x - sin x। ये कब पॉजिटिव है, तो हमें दिखता है कि 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा sin छोटा, तो 0 से π/4 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कैसा आया, पॉजिटिव, और π/4 से π/2 ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो हमारे माइंड में इसके ग्राफ की पिक्चर बनी कि 0 से π/4 तक इसको बढ़ाओ, π/4 से π/2 तक इसको घटाओ, ये लॉजिक है। तो अब हम लोग उसकी वैल्यू इंटरप्रेट करें कि वैल्यूज़ देनी कितनी है। तो हमने x को 0 डाला, क्योंकि 0 से ही बढ़ना शुरू हुआ था, 0 डाला तो इसका आंसर आ रहा है 1। फिर हमने x को π/4 डाला तो इसका आंसर आ रहा है √2। फिर हमने x को डाला π/2 तो इसका आंसर फिर से आ रहा है 1। तो हमने 0 से लेके π/2 तक इसके ग्राफ की पिक्चर बना ली कि ऐसा ग्राफ है। तो जैसा ये 0 से π/2 है, हमें क्लियरिटी है वैसा ही हमेशा आ गया। वाई, बिकॉज वी क्लियरली नो दैट कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज π/2, तो इट इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर एवरी π/2। तो हमारे माइंड में इसकी तो क्लियरिटी है कि दिस वैल्यू ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 1 से √2। तो अगर ये नंबर अगर हमेशा 1 से √2 के बीच में है, तो उसके जिंट का आंसर कितना होता, 1। 1 से 1.4 के बीच का जिंट कितना आता, 1। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज सी। पर ये इसको हमें समझ में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्यों करा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे लिए डुएबल क्वेश्चन था। किसी ने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो 2 cos x = mod of sin x के। तो अब हमें सिंपली केवल ग्राफ से इंटरप्रेट करना था कि इसका बिहेवियर होना कैसा चाहिए। तो अब mod of sin x तो हम जानते थे, सिंपली 0 से π ये बना, π से 2π बिल्कुल ऐसे का ये बना, एंड सो ऑन। अब 2 cos x कैसा होगा, 2 cos x सिंपली cos x वाला ग्राफ ही बनेगा, बस उसकी जो हाइट है वो स्ट्रेच हो जाएगी 2 टाइम्स, सिंपल सा लॉजिक।
तो 2 cos x की हाइट 0 पे कितनी होगी, हमें क्लैरिटी है 0 पे इसकी हाइट 2 होगी, इसकी हाइट कितनी है 1। तो जो 2 cos x का जो ग्राफ है वी आर एबल टू सी, देखो उसको नोटिस करना, 2 cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, cos का ग्राफ π/2 पे कितना होगा, कुछ मर्जी वैल्यू हो जाए, cos x जो है वो π/2 पे 0 ही होगा। तो हमें दिखता है कि इसका ग्राफ सिंपली ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद फिर π/2 से पाई कैसा बनेगा, ऐसा, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। उसके बाद हमें क्लैरिटी है π/2 पे इसकी वैल्यू इज़ व्हाट दिस। उसके बाद ये रहा 3π/2 और फिर 2π पे cos का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos को 2π डालो तो उसका आंसर कितना बनता है 1, तो उसका डबल हो गया 2। तो फिर इसने इसी वैल्यू 2 को लेना इस पॉइंट के ऊपर, ये बना इसका ग्राफ बिटवीन 0 से 2π। तो 0 से 2π तक इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग देख सकें कि कितने आ रहे हैं, 2। एक ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व मिल रहा है और एक ये वो पॉइंट है, तो 2 पॉइंट्स तो ये आ गए। ऐसे ही हमें समझ में आता है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स और आगे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो पीरियोडिक है, तो सिंपली इसका 0 से 2π वाले इंटरवल में जब हमने ग्राफ बनाया तो 2 पॉइंट्स आए, तो अगले उसमें कितने आएंगे 2 और, तो हमारा आंसर बना 4। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी और ये पूरी तरह डूएबल क्वेश्चन था। हमें क्या गिवन था कि सिंपली 2x प्लस साइन x के बिहेवियर को देखो कि ये 1 है, ऑन टू है या कैसा है। तो अब ये हमारा सिंपली हुआ होगा, हमें क्लैरिटी है, क्या करते हैं, सिंपली इसको करा डिफ्रेंशिएट, वो आ गया 2 प्लस कॉस एक्स, जो कि हमें दिखता है कि हमेशा पॉजिटिव है, और x के -∞ होने पे इसका आंसर -∞, इन्फिनिटी होने पे इन्फिनिटी, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कैसा बना, 1 1 बना और ऑन टू बना, सिंपली कोडोमेन और रेंज सब बराबर, तो 1 1 और ऑन टू। और ये IIT में आया है और कितनी देर का था, 10 सेकेंड का। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये पैटर्न हमें नोन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। y हमें इन टर्म्स ऑफ x गिवन था, इन्वर्स निकालने के लिए x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने क्वाड्रेटिक बनाई, वहाँ से हमने सिंपली x की वैल्यू फाइंड करी, वो आ गया 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, क्लियर डायरेक्टली 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4y b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें दिखता है कि x यहाँ से कितना आ गया, एक्चुअली 2 प्लस माइनस 4 यहाँ से बाहर ले लो तो ये बन गया 2 कैंसिल अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई, ये बनी टर्म। तो अब इसमें गड़बड़ ये थी कि जो बच्चा बड़ी क्लोज मिस्टेक करता वो इस a और b में कंफ्यूज होता। तो अब जो काम की बात है, जो हमने हमेशा ध्यान रखनी है, वो याद रखना, यहाँ तक वैल्यू बनाने के बाद ऐसे इन्वर्स वाले सवालों में क्लैरिटी में क्या सोचेंगे, इसको देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो इस फंक्शन का डोमेन गिवन था वो कैसा था, 2 से इन्फिनिटी। तो क्योंकि इसका डोमेन 2 से इन्फिनिटी है, मतलब जो x है वो 2 या 2 से बड़ा है, तो हमें दिखता है कि इस केस में अगर हम 2 प्लस वाला केस लेते हैं तो 2 प्लस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी का जो जवाब बनता वो 2 से बड़ा बनता। 2 माइनस वाली का आंसर कैसा बनता, 2 से कम। तो हमें क्लैरिटी है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए थी x की, 2 प्लस वाली, 2 माइनस वाली को इस केस में रिजेक्ट करना था। क्यों, क्योंकि x 2 से कम तो है नहीं। तो हमारा आंसर बनता x इज इक्वल टू 2 प्लस ये, फिर x का नाम y रखा, y का नाम x रखा, तो अपना आंसर फाइनली ये बन जाता। अब इस क्वेश्चन में जो स्किल था वो ये कि ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, हमें पता है ये बात कि अगर ये सेम क्वेश्चन कोई ऐसे लिख के दे दे, सेम क्वेश्चन में अगर वो हमें सिंपली इस एक्सप्रेशन को ऐसे बना दे, -∞ से 2 ले लें इसका आपकी बार डोमेन, और रेंज वही है, जो कोडोमेन है वो सेम है, तो उस केस में इसी सेम क्वेश्चन का अब की बार जो हम लोग आंसर लेते वो 2 माइनस वाला लेते। तो इसका ध्यान रखना, बहुत माइनर मिस्टेक होती है पर इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक था, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन कभी थोड़े साल पहले IIT में भी आया हुआ है, पर पूरी तरह लॉजिकल था। और अब बार बार ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली यही काम है कि हमारा लॉजिक सही बिल्ड हो। क्वेश्चंस में अब देखो फंक्शंस में कुछ नई बात थोड़ी होगी, तो ये भी उसी का एग्जांपल था। हमें क्या मैंने कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब शर्त हमें क्या दी गई, बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी कि जो f1 है वो हमें गिवन है कि 1 है, f1 वॉज ऑलवेज 1, f2 दिया गया कि 2 नहीं है, f4 हमें गिवन है कि 4 नहीं है। ये दे के कहा गया कि बताओ ऐसे कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो क्या हमें समझ में आता है कि ये वाला क्वेश्चन 100% बना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का।
पर बना कहाँ से, फंक्शन से। तो हमें करना क्या चाहिए था कि एग्जैक्टली इस स्टोरी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। कैसे? हमने बनाया कि अच्छा भाई f2 हमें गिवन है कि 2 नहीं है, तो f2 क्या हो सकता था, f2 या 3 हो सकता था या f2 4 हो सकता था। तो f2 को 3 लेके देखते हैं। अगर f2 सोचो कि अगर 3 हो जाता, f1 तो 1 है, तो अब जो f4 है वो या तो 2 हो सकता था, देखो f2 3 हो गया, तो f4 या तो 2 होता या फिर f4 4 होता, पर f4 4 नहीं है, हमें गिवन है, इसलिए f4 क्या बना, 2। और फिर f3 गारंटेड क्या हो गया, सिंपली f4 क्या बन गया, 2, और f3 क्या बन गया इन दिस केस, 4। हमने पहला केस लिया कि जो f2 है दैट इज 3, तो f3 कितना हो गया उस केस में 4 और f4 हो गया 2। तो एक केस ये बना, एक पॉसिबल फंक्शन ये बना। ऐसे ही सोचो कि अगर f2 हो जाता 4, f2 अगर 4 होता तो अब ये 3 और 4 ने कनेक्ट होना है इनके साथ। तो अब हमें दिखता है कि यहाँ पे दो केसेस बनते। अब f3 अगर 3 होता तो f4 2 हो जाता, f3 अगर 2 होता तो f4 3 हो जाता। दोनों केसेस पॉसिबल थे, तो इसलिए यहाँ पे इस बात के कॉरस्पॉन्डिंग दो केसेस बने। एक केस ये बना और दो फंक्शंस ये बने, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्टेबल फंक्शंस बने कितने गिनने पे, देवर 3। और इस सवाल को करने के लिए देखो हमें कोई नया स्किल, कोई नई थ्योरी नहीं चाहिए, पर इन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन के थ्रू बार बार इस बात को समझो कि जो मेन काम है वो एक्चुअली अपने लॉजिक को एक्सपैंड करना है। तो वो कैसे होगा, हमारे इन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन से। तो दिस इज ऑल द थ्योरी विच इज़ रिक्वायर्ड, कि हमारी जो थिंकिंग है उसकी जो डेप्थ है वो एक्चुअली बढ़ती जाए। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये लैंग्वेज हमें नोन थी। अगर हमसे कहा गया कि ax प्लस cos x अगर इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाए, तो अब ax कॉन्टिन्यूस फंक्शन, cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनता। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव बनाया तो वो आ गया a माइनस साइन एक्स, ये बना f डैश एक्स, ये था एफ एक्स। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन सिंपली 1 1 हो, इन्वर्टेबल हो, ऑन टू तो साथ में है ही, इसकी रेंज कितनी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कैसे x को माइनस इन्फिनिटी डाला तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी, ये तो ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन -1 to 1, और जब x को इन्फिनिटी डाला तो इसका आंसर इन्फिनिटी। तो अब जब हमने f डैश एक्स ये बनाया, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो टर्म बनी या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो या फिर हमेशा नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि अगर f(x) हमेशा इंक्रीज करेगा तब भी ये फंक्शन 1 1 बनता, अगर f(x) हमेशा डिक्रीज करेगा तब भी ये फंक्शन 1 1 बनता। तो मैं बिल्कुल बेसिक बात तो समझ में आती थी। हमने ये बनाया f डैश एक्स। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो f डैश एक्स है, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, ताकि कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे, तो f डैश एक्स के इंक्रीज होने में अब ट्रबल क्या है, ये साइन एक्स। तो क्या करते हैं कि ऐसे के क्वेश्चंस में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। तो ये सोचो कि साइन एक्स बोले कि मैं इसको नहीं होने दूंगा पॉजिटिव, ये कुछ मर्जी कर ले, मैं इसको नहीं होने दूंगा पॉजिटिव। तो साइन एक्स अगर अपना पूरा जोर लगाता तो साइन एक्स वैल्यू क्या ले लेता, 1। क्यों? साइन एक्स बोलेगा मैं इसको नहीं होने देता पॉजिटिव। तो a में से क्या सब्ट्रैक्ट करो अगर, ताकि कि ये टर्म कम से कम हो जाए, तो साइन एक्स कहता कि मैं 1 हो जाऊंगा। क्यों? बिकॉज a माइनस 1 इज द मैक्सिमम विच आई कैन डू टू स्टॉप दिस टर्म फ्रॉम बिकमिंग पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं a ऐसा ले लूँ कि a माइनस 1 भी पॉजिटिव हो, मतलब अगर मैं a को 1 से बड़ा ले लूँ, तो हमें समझ में आता है कि अब साइन एक्स कुछ मर्जी करे, ये टर्म गारंटेड पॉजिटिव होगी अगर a 1 से बड़ा है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर सेकंड केस ये बनाए कि a माइनस साइन एक्स वी वांट कि हमेशा नेगेटिव हो जाए, हमेशा नेगेटिव हो जाए, तो हमेशा नेगेटिव होने में अब साइन एक्स बोले कि मैं इसको नहीं होने दूंगा नेगेटिव, वो साइन एक्स अब नेगेटिव नहीं होने देगा। उसके लिए साइन एक्स विल ट्राई कि ये टर्म मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाए, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स फिर क्या वैल्यू ले लेगा, -1। तो ये टर्म बन जाएगी a प्लस 1। तो अगर a -1 से कम हो जाए, अगर यहीं पे अगर ये वाला a कहीं अगर -1 से कम हो जाए, तो हमें समझ में आता है कि अब इस केस में कुछ मर्जी कर लो साइन एक्स को, a माइनस साइन एक्स का आंसर गारंटेड नेगेटिव आएगा। a मान लो -1 से अगर कम है तो फॉर दिस फंक्शन टू बी ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि a को या तो माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए या फिर 1 से इन्फिनिटी। तो जो सही ऑप्शन बनता वो इस रीज़न से C बनता, और बिल्कुल हमारे माइंड में ये पिक्चर भी एग्जैक्टली ऐसे ही बननी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कंप्लीटली इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए था कि इसको ग्राफिकली ब्रेक करना है। तो हमें टर्म गिवन थी 2 की पावर cos x बराबर है मॉड ऑफ साइन एक्स के। तो
तो अब क्या करते हैं इसमें, सिंपली हमने क्या करा कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। 2 की पावर कॉस एक्स हमें समझ में आता है कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या है 2 पाई, 2 की पावर कॉस एक्स। तो क्लियर, इसमें जो जी एक्स बना दैट इज व्हाट कॉस एक्स। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई है। तो हमें बिल्कुल हमारे माइंड में ये थॉट आना चाहिए था कि 0 से 2 पाई तक इसका जवाब बना लो और बाकी फिर डायरेक्टली इसके आंसर गिन लो। तो 2 की पावर cos x का ग्राफ बनाने के लिए अब हम कोई हाई फाई काम ना करते, बिल्कुल बेसिक सेंस में सोचते कि 2 की पावर cos x का जो cos x है वो 0 पे क्या होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो इसका 0 पे आंसर कितना बनता है 2 की पावर 1 विच इज़ 2। तो इसकी हाइट कितनी बनी यहाँ पे 2, और जब x है π/2, अब cos का ग्राफ कम होता जाता है तो 2 की पावर cos x का आंसर भी कम होता जाएगा। π/2 पे इसका आंसर कितना बना 1, which is simply 2 की पावर 0, cos 0 is what, cos π/2 is what 0, 2 की पावर 0 is what 1, और साइन भी कितना है π/2 पे 1। तो एक पॉइंट तो ये बना जहाँ पे कि ये दोनों मिले। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू पाए है तो x की वैल्यू पाए होने पे cos, इसका साइन के आंसर कितना आ रहा है 0, cos का आंसर कितना आ रहा है इसको नोटिस करो। x की वैल्यू पाए होने पे cos का आंसर कितना बना, सिंपली हमें दिखा कि cos पाई इज वॉट -1, तो उसका आंसर कितना बन गया 2 की पावर -1 विच इज़ 1/2। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी 0 से लेके सिंपली पाए तक। तो सारी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली इतनी सी बात के ऊपर बेस्ड थी। हमने ये टर्म बनाई तो अब हमें दिखा कि 0 से लेके पाए तक आते समय 2 आंसर बने, एक ये और एक ये। अब पाए के बाद क्या हो रहा है, पाए के बाद अगर कॉस के ग्राफ को नोटिस करो तो वो बिल्कुल अब वो वैल्यू पहले वो आता है 0, सिंपली उसकी हाइट 1 से -1 आती है, फिर वो -1 से 1 जाती है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे की ही वैल्यू अब वो उस तरफ लेता। तो ये वाला ग्राफ क्लियर है, कहीं यहाँ पे कट करता, फिर से डायरेक्टली कॉस की का आंसर जो 3π/2 पे बनता दैट वाज अगेन 0, ये वैल्यू आ जाती, और फिर से वो 2 पाई पे उसका आंसर फिर से 1, 2, इसकी हाइट क्लियर है, इस पॉइंट पे डायरेक्टली 2 हो जाती। तो ये इसका जो सिचुएशन बनती वो कुछ ऐसे की थी, ये बनी। तो पॉइंट्स कितने आ गए 1 2 3 और ये 4 बिटवीन 0 से 2 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई कितने आते, बिल्कुल क्लियर है हमें 4, और 4 पाई से 5 पाई बिल्कुल उतने ही आते जितने यहाँ पे है 2 और। तो वो दिखता है कि 0 से 2 पाई 4 पॉइंट्स, 2 पाई से 4 पाई 4 पॉइंट्स और 8, एंड 4 पाई से 5 पाई 2 पॉइंट्स और विच इज़ 10, और ऐसे ही -2 पाई से 0 4 पॉइंट्स और आ जाते। तो हमारा आंसर क्या बना 14। तो इसको डील करने का लॉजिक एक्चुअली इट वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर हमें बिल्कुल इसको इतने इजीली सोचना था ग्राफ्स को मिला के। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आज वाली क्लास में लगातार बहुत सारे ग्राफ्स के डिस्कशन करते हैं कि हमारी नोन जो नॉलेज है वो भी और पॉलिश हो जाए थ्रू ऑल दिस डिस्कशन, और क्या क्या हो सकता है एक्चुअली क्वेश्चंस में। सिंपली हमें किसी ने कहा कि मैक्स ऑफ 1 + x, 1 - x, 2, इसका मैक्स का ग्राफ बना दो। तो हमें क्लैरिटी है क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पेपर पे हमने 1 + x ड्रॉ करा, 1 - x ड्रॉ करा, ये कहाँ पे मिल रहा है 1 के ऊपर, और एक लाइन ड्रॉ कर दी y = 2। तो हमें क्या चाहिए मैक्स। मैक्स कैसे बनता है, सिंपली ये ग्राफ बनाया और उसके बाद देखा कि सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ आ रहा है, तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर गए कि वो ये है, ये हमारा ग्राफ है। तो मैक्स का ग्राफ केवल ये होता। तो अब देखो इस पर क्वेश्चन इसके बाद बनते हैं। कोई अब हमें ये ग्राफ नहीं बोलेगा बनाने को, वो हमें कहेंगे कि बताओ कि ये एक फंक्शन है, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्वेश्चन भी वैसे चलो बहुत सिंपल है, पर हमारा सेंस तो बनना शुरू होना चाहिए। तो हमें दिखता है कि ये ग्राफ मुड़ रहा है, जहाँ पे इसकी नोक बन रही है इस ग्राफ की वो 2 पॉइंट्स हैं। तो हमें ओरली क्लियर है कि ये 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, पर कितने मर्जी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या पता। हमें कहते हैं कि -3 से लेके 3 तक fx को इंटीग्रेट कर दो। तो अब हमें क्लियरिटी थी कि अगर fx को इंटीग्रेट करने को कहा गया तो हमारा विजन क्या होता, बिल्कुल दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अब हमें दिखता है कि ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट है y की वैल्यू 2, यहाँ पे कहाँ पे आएगी जब x 1 होगा, और ये क्या होगा -1, 2। तो अगर किसी ने बोला कि सिंपली इसका -3 से 3 तक इंटीग्रेशन कर दो, तो 2 तरीके होते। एक तो क्या होता कि हम सिंपली -3 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको तोड़ते, देखते कि -3 से लेके -1 तक ये फंक्शन लेना है। ये फंक्शन क्या था 1 - x, -3 से -1 तक 1 - x, फिर आगे -1 से लेके 1 तक अकेला 2, अकेला 2 क्लियर। देखो ग्राफ क्या है 2 का, और फिर 1 से लेके 3 तक फिर से नेक्स्ट ग्राफ विच इज़ 1 + x, उसको इंटीग्रेट करते, दैट वाज परफेक्टली ओके।
पर अब हमें ये क्लैरिटी है कि जब हम a से b तक इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं। हम y जो कि हाइट है इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, हम इन पट्टियों का, इन बार्स का हम समेशन निकाल रहे होते हैं। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस समेशन। तो जब ये कर्व पॉजिटिव है तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, ये पूरा एरिया। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इस सवाल में कोई अगर हमें ये क्वेश्चन मान लो दे तो उसका बेसिस क्या होता कि हम पहले ये ग्राफ बनाओ फिर ये एरिया निकालो। तो अब हमें दिखता है कि ये एरिया निकालना तो बहुत ईजी था। कैसे? आर वी एबल टू आइडेंटिफाई कि -3 से लेके 3 तक ये बना 6, ये बना 2, तो ये एरिया कितना बना, 6 2 ज़ा 12। जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिस वॉज वॉट, सिंपली 6 2 ज़ा 12, ये वाला बॉक्स। हमने इसको ओरली आइडेंटिफाई कर लिया और इसका आंसर तो निकाल लिया बहुत तेज, सिंपली 6 इंटू 2 विच इज़ 12। अब ये ऊपर ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का बेस कितना है 2, देखो 1 इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट 3, तो ये बेस कितना बना 2। इसकी हाइट निकाल लो, यहाँ हाइट 2 है और x के 3 होने पे हाइट कितनी है, x को 3 फिल करा तो ये हाइट आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है 4, तो ये हाइट का गैप कितना आया 2 का। तो इस ट्राइंगल का एरिया बना हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज़ 2, ऐसे ये भी 2 सिमेट्रिकली। तो मेरा आंसर बन गया 12 + 4 दैट इज़ 16। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आता दैट वाज 16। तो इस क्वेश्चन को हमने करा कैसे, ग्राफ को बेसिस बना के, इसलिए ये बातें काम की हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाओ, फिर उस पर भी साथ में डिस्कशन करेंगे। और अब अगर हमसे कहा गया कि ग्राफ ऑफ y = 1/x बना दो, तो हमें क्लैरिटी है कि हमें सबसे पहले चाहिए कि ये बिहेव कैसे करेगा। वैसे तो हमें साफ साफ दिखता था कि इसका ग्राफ हमें नोन है, पर इसी से बात समझनी शुरू करते हैं। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, वो कितना आया -1/x², जो कि हमेशा नेगेटिव है। तो हमें पता चला कि इस फंक्शन का ग्राफ जहाँ भी बनाएंगे वो बनेगा तो डिक्रीजिंग। पर अब की बार जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हमेशा ध्यान में रखना हमें चाहिए, वो ये कि जो इसका डिनोमिनेटर है x, हमें दिखता है कि जो इसका डिनोमिनेटर x है वो 0 हो रहा है जब x 0 है। तो बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे पिक्चर बनाओ कि 0 वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली x = 0 पे इस ग्राफ को झटका लगेगा। बिल्कुल ऐसे सोचो कि इस ग्राफ को शॉक लगेगा। कैसे? क्योंकि जैसे x को 0 को अप्रोच कराओगे, व्हेन x विल अप्रोच 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो क्या हमें दिखता है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से, तो जो ये वैल्यू है ये अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को बट माइनस साइड पे, तो इसका ग्राफ डिक्रीज करता और ऐसा बनता। लेकिन जैसे ही x को 0 से थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ये ग्राफ बन जाएगा 1/a वेरी स्मॉल नंबर विच इज़ इन्फिनिटी और रहेगा डिक्रीजिंग। तो जब x को हम करेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ की लिमिट आएगी 0। तो हमें ये क्लैरिटी में पता है कि इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने लगे वो भी बिल्कुल इसी बात के ऊपर बेस्ड है। तो अगर इसमें कहीं ब्लॉक हुए तो नेक्स्ट वाले के पैटर्न को अपने आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अब ये करो, अब देखो डायरेक्टली हमें कुछ पता नहीं चल रहा, पर इसकी अंडरस्टैंडिंग से भी हमारी समझ पहले से बढ़ जाएगी। हमें किसी ने इसका ग्राफ बोला बनाने को, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से हम ये ग्राफ नहीं जानते, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो सिंपली आ गया x - 5 × 1 - x - 1 × 1, सिंपली आ जाएगा -4/x - 5 का होल स्क्वायर। ये बना y', जो कि हमें दिखा कि हमेशा नेगेटिव है। तो हमें पता चला कि इस फंक्शन का ग्राफ जहां भी बनाओगे बनेगा डिक्रीजिंग। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें दिखता है कि जब x की वैल्यू को 5 डालोगे तो इसके ग्राफ ने 0 होना है। तो x की वैल्यू 5 लिए जाने पे इसका ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, -∞ से इन्फिनिटी जाएगा। तो हर पॉइंट को नोटिस करना बहुत काम का है। जब x को लोगे, जब x की वैल्यू 5 को अगर देखें, x की वैल्यू 1 पे इस ग्राफ में क्या हो जाना है 0। तो अब जहाँ पे हम इस ग्राफ को शुरू करेंगे दैट इज़ -∞, तो -∞ पे हमें दिखता है कि अब -∞ पे हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो हम -∞ पे एक्चुअली इस फंक्शन की लिमिट बना देते हैं। हम लोग केवल इसकी लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी लिमिट कितनी बनेगी, x - 1/x - 5। सिंपली जो सिचुएशन बनी दैट इज़ व्हाट, ∞/∞। इसको हमने x से डिवाइड करा, तो इसकी जो लिमिट आ रही है -∞ पे दैट इज़ 1। कैसे निकाली, ऊपर नीचे x से डिवाइड करा तो 1 - 0 1 - 0, तो इसकी लिमिट कितनी बनी उस पॉइंट पे 1। मतलब ये ग्राफ इन्फिनिटी पे -∞ पे 1 से शुरू होगा और डिक्रीज करेगा।
कहाँ तक डिक्रीज करेगा, पहली गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, एग्जैक्टली 1 के ऊपर। तो ये हाइट कितनी है, y इज इक्वल टू 1। तो हमने ये डॉटेड सी लाइन बना दी अपने आप को समझाते हुए। ये ग्राफ यहाँ से आया, डिक्रीज करा, कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, 1 तक। 1 पे इसका आंसर कितना है, 0। 5 पे इस ग्राफ को झटका लगेगा, जैसे x 5 की तरफ जाएगा ये ग्राफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन जैसे ही हम x को 5 से बड़ा कर देंगे ये ग्राफ हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। इस ग्राफ को इस पॉइंट पे झटका लगा, बिल्कुल इस पॉइंट पे इस ग्राफ को सोचो कि शॉक लगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका डिनोमिनेटर 0 है। अब जैसे x की वैल्यू 5 से बड़ी करी तो नोटिस करो कि x की वैल्यू को 5 से बड़ा करते ही अब ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो इसलिए जो इस टर्म का जवाब बना दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड। देखो इसको छोड़ो, बस इसको देखो। जब x 5 से थोड़ा सा कम है तो ये टर्म नेगेटिव है और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने x को 5 से थोड़ा सा बड़ा कर दिया ये टर्म बन गई, अब ये टर्म बन गया छोटा सा पॉजिटिव नंबर, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ये बन जाता प्लस इन्फिनिटी और अभी भी रहता देखो डिक्रीजिंग ही। और जैसे हम x को लेके जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ, फिर से हम इन्फिनिटी पे वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी लिमिट निकालते, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 की इन्फिनिटी पे अब लिमिट निकालते, वो फिर से 1 आ रही है। तो जो इसका कंप्लीट ग्राफ बनता वो ये बनता, यहाँ पे डॉटेड है और ये हाइट कितनी है, y इज इक्वल टू 1। तो इन क्वेश्चंस का पर्पस एक्चुअली क्या है कि हमें नहीं पता कि एग्जाम में वो हमें किस पॉइंट पे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, पर हमारी ग्राफ बनाने की अंडरस्टैंडिंग बड़ी कंप्लीटली बिल्कुल सही लेवल पे होनी चाहिए। और उसके बाद काम की बात क्या है कि हमने ग्राफ को लेके कभी फंसी नहीं होना होता। उस पॉइंट पे भी जाएंगे, पर पहले चलो बनाना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट बनाओ। अब हमें कहा गया कि y इज इक्वल टू x माइनस 8 अपॉन x माइनस 3 का ग्राफ बना दो। डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल रहा तो हमने इसका y डैश फाइंड करा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। वो अब की बार सिंपली आ जाता है x माइनस 3 इंटू 1 5 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बना इसका y डैश, सिंपली डिफ्रेंशिएट करा n बाई डी से, ये बना y डैश, जो कि हमें दिखता है कि हमेशा पॉजिटिव है। तो उससे हमें समझ में आ गया कि इस फंक्शन का ग्राफ जहां भी बनाएंगे तो बनेगा तो इंक्रीजिंग, जहां भी शेप बनेगी बनेगी इंक्रीजिंग। अब हमें क्लैरिटी है कि x माइनस 3 इसका डिनोमिनेटर है, तो इस ग्राफ इस पॉइंट 3 के ऊपर इस फंक्शन को शॉक लगेगा। और एक्चुअली शॉक लगने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा दैट वुड बी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इस पॉइंट 3 के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस और 8 पे ये होगा 0। तो अब हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली इसका पैटर्न ऐसा बनता। ये हाइट है y इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ सिंपली इंक्रीज करता रहता माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, सिंपली 3 तक। 3 पे हो जाता ये इन्फिनिटी, वहाँ पे इसको शॉक लगता, ये हो जाता माइनस इन्फिनिटी। 8 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। फिर ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे फिर से इसकी लिमिट आ रही है 1। तो जो इसका कंप्लीट ग्राफ बनता वो ये और फिर नीचे ये बन जाता। तो अब ये बिल्कुल सेम पिछले जैसा था, और अगर इसमें गलती करी तो उसको फिर से नोटिस करो कि कहाँ पे गलत करा। अब नेक्स्ट बनाओ। हमें क्लैरिटी है कि सबसे पहले इसका मोमेंटम समझने के लिए हमने इसको करा डिफ्रेंशिएट करा, उसको करा फैक्टराइज, हमें ये टर्म मिल गई x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और 3 बाहर। तो हमें ये तो क्लैरिटी है कि ये फंक्शन जो अब जो ये जो y डैश बना, ये नोटिस करो कि कब नेगेटिव है। तो जब हम इसको बिल्कुल सिंपली वेवी कर्व से जज करते हैं तो हमें दिखता है कि -2 से लेके 6 तक ये टर्म नेगेटिव है, उसके अलावा ये टर्म पॉजिटिव है। मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो -2 से लेके 6 तक तो डिक्रीज करेगा, उसके अलावा हमेशा इंक्रीज करेगा। तो हमें अराउंड ये क्लैरिटी हो गई कि इसके ग्राफ की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी। पहले इंक्रीज करेगा -2 तक, -2 से 6 डिक्रीज करेगा और फिर से इंक्रीज करेगा। तो अब हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं कि -2 वाले पॉइंट पे और 6 वाले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने f ऑफ -2 निकाला, वो आ रहा है 42, f ऑफ 6 निकाला, वो आ रहा है -214। तो सिंपली हमने क्या करा कि हमें अब ग्राफ का पैटर्न समझ में आ गया कि इस ग्राफ ने शुरू कहाँ से होना है, माइनस इन्फिनिटी से। -2 पे इसकी हाइट कितनी आ रही है, 42, और फिर आगे 6 पे इसकी हाइट कितनी बन रही है, -214, नेगेटिव वैल्यू कोई, तो इसलिए एक्सिस को कट करा और फिर ये आगे जाके इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो ये बनता है इसका कंप्लीट ग्राफ। 0 पे नोटिस करो कि 0 पे इसका आंसर 2 आ रहा है। तो देखो 0 पे इस ग्राफ को पॉजिटिव साइड पे कट करवाया, ऐसे नहीं कट करवाया। बहुत माइनर से पॉइंट्स हैं,
पर इन सब पे क्वेश्चन हैं। अब जैसे मान लो कि कोई हमें ये क्वेश्चन देता, ये सिंपली हमें ये इक्वेशन दे के कहता इक्वल टू 0 करके कि बताओ कि इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट हैं और कितने नेगेटिव रूट हैं, तो क्या हमें दिखता है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने अगर लगते तो हम ब्लॉक हो जाते। पर जैसे हमने इसके ग्राफ का पैटर्न जज करा, अब हमें दिखता है कि इसका एक रूट नेगेटिव है और 2 रूट पॉजिटिव है। तो इसलिए ग्राफ्स का कैसे रोल होगा, कैसे रोल है, वो हम लोग अब देख भी रहे हैं क्वेश्चंस में, पर पूरी तरह केवल इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू फिर से उस अंडरस्टैंडिंग को रिकॉल करो। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सेम ही था अभी प्रैक्टिस के लिए। ये y है, क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, y डैश ये बना, फैक्टराइज करा x+1 x+2, तो हमें समझ में आ गया कि ये टर्म कब नेगेटिव है, जो कि हम अलग से जज कर सकते थे, -2 -1 प्लस माइनस प्लस, तो ये कहाँ माइनस है, यहाँ पे। तो हमें क्लियरिटी है कि इस फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम -2 टू -1, तो इसलिए इस फंक्शन के ग्राफ की हमें शेप समझ में आ गई कि ये -2 तक बढ़ेगा, -2 से -1 घटेगा और फिर -1 के आगे फिर से इंक्रीज करेगा। तो इसलिए अ जनरल शेप इज नोन टू अस, सो व्हाट शुड वी डू नाउ कि वी शुड एक्चुअली फाइंड द वैल्यू विच द ग्राफ इज टेकिंग एट -2 एंड -1। तो वो हमने अलग से फाइंड करी, हमने f of -2 निकाला, f of -1 निकाला, तो -2 पे हमने इसका आंसर -1 पे फाइंड करा। ये क्या बन जाता, -2 + 9 7, 7 + 20 दिस इज 27 -12, तो ये आंसर आ रहा है 15। ऐसे ही -2 पे आंसर फाइंड करा, वो आ रहा है 16। तो ये बना इसका ग्राफ। अब की बार हमें इस ग्राफ के केस में दिखता है कि इसका केवल एक रूट आया, वो यहाँ कहीं आया -2 के पीछे। वो क्या वैल्यू है वो हमसे नहीं पूछा गया हमें, लेकिन ये समझ में आ गया कि जो रूट है वो यहाँ कहीं पीछे कट करके बनेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। मान लो कि कोई पूछे कि बताओ कि जो रूट इसका आएगा वो -5 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल -5 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो अब हम क्या करते, मान लो इस फंक्शन में -5 डाल देते, -5 डालते तो आंसर हम लोग -5 पे आंसर बनता कुछ, -5 पे आंसर बन जाता -125 × 2 विच इज -215 प्लस 9 × 45, 9 × 25 -60 + 20। तो अब हम लोगों ने जब -5 पे आंसर निकाला तो मैं दिखा कि दिस इज 225 -25 -60 + 20, तो जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि f of -5 नेगेटिव है। तो अगर -5 यहाँ कहीं होता, इससे पहले तो दिखता है कि f of -5 पॉजिटिव आता, तो मतलब -5 जो है वो यहाँ कहीं है, तभी तो f of -5 नेगेटिव है। तो हमें समझ में आ गया कि जो रूट है वो -5 से बड़ा है। तो देखो इसको जज कैसे करते, इनमें से किस बात पे वो हमें क्वेश्चन पूछ लें वो नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे होनी चाहिए ग्राफ से रिलेटेड। कोई ऐसे पूछे कि f of -4 जो -4 है रूट उससे बड़ा है कि छोटा है, तो मैं f of -4 निकालते, मान लो कि वो पॉजिटिव आ जाता, मान लो, तो हमें समझ में आता कि अच्छा f of -4 पॉजिटिव है, मतलब -4 यहाँ कहीं है, तो उसका जो जवाब आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें समझ में आ जाता कि अच्छा -4 पे आंसर पॉजिटिव है, तो इसलिए जो रूट है वो -4 से छोटा है। क्यों, देखो -4 यहाँ है, रूट पीछे है। तो इसलिए ग्राफ्स का रोल कैसे आएगा हमारे सामने, दिस वी कांट से, पर उससे पहले हमारे माइंड में ग्राफ होना तो चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब किसी ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करा, पर हम इसको कंप्लीटली, कोई भी टर्म आए हमको मैनेज करने की अकल आनी चाहिए कि इसको, इस टर्म को ब्रेक कैसे करना है। हमें किसी ने टर्म दी मॉडुलस x - 2 × x - 6, तो अब क्या करें, पहले तो इस मॉड के झंझट से हम बाहर निकलें। कैसे, अब ये सोचो कि अगर x 2 से बड़ा होता तो ये टर्म x - 2 होती, अगर x 2 से छोटा होता तो ये माइनस ऑफ x - 2 होती। तो हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये पिक्चर बना ली कि ये सिचुएशन है। तो अब जो x - 2 × x - 6 का ग्राफ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पैराबोला, जो कि कहाँ कट करेगा, 2 और 6 के ऊपर, वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब किसी ने बोला कि ये वाला ग्राफ फॉलो करना है जब x 2 से बड़ा है, तो हमने क्या करना है कि ये वाला ग्राफ फॉलो करना है जब x 2 से बड़ा है, और उसके बाद ग्राफ फॉलो करना है ये वाला जब x 2 से छोटा है। तो हमें क्लियरिटी में समझ में आता है कि हमने 2 से बड़े के लिए जो ग्राफ फॉलो करना है वो कौन सा ग्राफ है, x - 2 × x - 6 वाला। तो ये रहा 2
ये रहा 6, हमें दिखता है 2 से 6 हमने सिंपली बस यही ग्राफ रखना है, x - 2 इंटू x - 6। पर 2 से पहले जो ग्राफ है वो इसी का नेगेटिव है। 2 से पहले ग्राफ क्या है? इसी का नेगेटिव। तो सिंपली इस ग्राफ का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सिंपली इसकी मिरर इमेज लेते हैं। पर हमने मिरर इमेज लेनी केवल उतने हिस्से में ही है जो कि 2 से पीछे है। तो मुझे दिखता है कि सिंपली ये बन जाता वो ग्राफ। वो आम उसकी ऊपर जा रही थी, वही आम बस उसके नीचे आ गई। इधर वाले को हमने कुछ नहीं कहना क्योंकि वो तो हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर जो बनता वो ये बनता। अब इस पर कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वी कांट इवन इमेजिन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई हमें क्वेश्चन देता कि मॉडुलस x - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू k। किसी ने हमें ये दे के कहा कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। तो अब हम पैनिक कर जाते, इसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगते। पर एक इंटेलिजेंट बच्चा कहता कि इसका जो ग्राफ है वो ये है, और वो कहता कि मुझे दिख रहा है कि अगर अब देखो 2 और 6 के बीच में जो इसका वर्टेक्स आ रहा है इस ग्राफ का वो 4 पे आ रहा है। तो 4 वाले पॉइंट पे इस ग्राफ की हाइट कितनी आ रही है? 4 - 2 दैट इज 2, 4 - 6 विच इज -2। तो 4 वाले पॉइंट पे इस ग्राफ की जो हाइट आ रही है दैट इज -4। तो क्या हमें दिखता है कि हम -4 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लें। देखो इसको नोटिस करना, -4 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी हाइट ले लो y, तो उस y के कॉरस्पॉन्डिंग हमें x कितने मिलते हैं? 1x, 2x और ये 3x। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू -4 और 0 के बीच में लूंगा तो फॉर एनी वैल्यू बिटवीन -4 एंड 0, ये रहा -4 हाइट और ये रही 0 हाइट, इनमें से कोई भी वैल्यू लूंगा तो उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 3x बनेंगे। 1x ये बना, 1x ये बना, 1x ये बना। तो क्या हमें दिखता है कि इस क्वेश्चन में जो k का आंसर बनता वो आ जाता -4 से लेके 0, जिसमें -4 पे ओपन ब्रैकेट है और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है। अच्छा अब देखो, मान लो कोई बच्चा बोले कि ऐसा कैसे। मान लो आप लोगों ने k की जगह लिख दिया 5, तो हमें हाइट क्या चाहिए ग्राफ की? 5। तो ये रहा 5 हाइट कितने x पे ऑब्टेन हो रही है? केवल 1x पे। पर मान लो हम लोगों ने हाइट ली -2, तो -2 कितनी हाइट पे ऑब्टेन हो रहा है? हाइट कितनी x पे ऑब्टेन हो रही है? 3। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। तो हमें दिखता है कि जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k हैं वो इनमें से कोई भी वैल्यू हो, -4 से 0 के बीच में। तो हमारा आंसर कितना बनता? ये रेंज, ये अपना जवाब था। तो ग्राफ्स का यूटिलाइजेशन कैसे है वो सब हम लोगों को समझ में आता है, पर पूरी तरह उसको साथ साथ अप्लाई करते करते डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। अब नेक्स्ट करो, हमें किसी ने टर्म दी, अब देखो दोनों में मॉडुलस था, मॉडुलस x और इधर भी मॉडुलस x। तो अब इसमें केसेस बनाने की क्या हमें समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में नीड नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉल करो तो fx के ग्राफ के पता होने के बाद f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना हमें बहुत तेज आता था। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सिंपली fx का ग्राफ बना देते x - 3 इंटू x + 4, वो क्या बनता? पैराबोला। कहाँ कट करता? -3 पे और -4 पे और 3 पे, ये बना सिंपली पैराबोला। तो अब ये बनाने के बाद इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? सिंपली -4 और 3 का मिड पॉइंट विच इज -1.2, मतलब सिंपली -4 + 3/2, तो -0.5 पे इसका वर्टेक्स आएगा किसी नेगेटिव वैल्यू पे, -1/2 पे। तो अब ये बनाने के बाद fx का ग्राफ पता होने के बाद f ऑफ mod x कैसे बनाते हैं? fx वाले ग्राफ का राइट हैंड साइड रखते हैं और सिंपली उसके लेफ्ट हैंड साइड की मिरर इमेज वहीं बना देते हैं। तो हमने ये बनाया और इधर बना दिया, तो सिंपली इसका जो ग्राफ बनता वो ये बनता। सिंपली दिस वॉज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको ब्रेक करना भी एक्चुअली वॉज सो सिंपल। अब नेक्स्ट करो, ये फंक्शन कैसा था? पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना है? 1। तो हमें इसका ग्राफ केवल एक इंटरवल 0 से 1 के लिए बनाना था। अब 0 से 1 के बीच में सोचो और बिल्कुल ऐसे सोचा करो। 0 से 1 के बीच में हमें समझ में आता है कि जो जिंटेक्स है वो 0 हो जाता। तो फंक्शन क्या बनता? अकेला e⁻x, बस 0 से 1 के बीच में। तो अब सोचो कि हमने e⁻x का ग्राफ बनाना है केवल 0 से 1। तो e⁻0 कितना होता है? 1। e⁻1 कितना होता है? e। तो सिंपली ग्राफ क्या बन जाता है? बस एग्जैक्टली ये। और इस पॉइंट पे क्या आता? सर्कल। क्यों आता सर्कल? क्योंकि इस वैल्यू ने कभी 1 नहीं हो पाना था। उसके बाद पीरियोडिक है, इसलिए एग्जैक्टली यही ग्राफ बार बार रिपीट करता रहता।
इसके आगे भी एग्जैक्टली ऐसा ही। सोचो बिल्कुल ऐसे बस कर्व्ड सा ग्राफ बन जाता और ऐसे ही पीछे भी -1 -2 एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली बस ये पिक्चर चाहिए हमारे माइंड में करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x का ग्राफ बनाते समय होता क्या है कि हम लोग के माइंड में टेम्पटेशन आती है कि हर बार हमने डिफरेंशिएट ही करना है। तो ऐसा नहीं है, उस टेम्पटेशन को भी रोको। हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को हमने इसका ग्राफ ब्रेक करना है। अब लॉग के बारे में हम जानते हैं, लॉग का ग्राफ बढ़ता जाता है हर बार। साइन एक्स के बारे में हम जानते हैं कि वो 0 से लेके π/2 तक उसकी वैल्यू 0 से 1 वेरी करेगी। π/2 से π उसकी वैल्यू, फिर 1 से 0। π से 2π साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो लॉग का ग्राफ बनेगा नहीं। तो अब बिना कुछ स्पेशल करे सोचो कि जब साइन एक्स, जब x वेरी करेगा 0 से लेके π/2, तो 0 से लेके π/2 तक साइन एक्स का जो जवाब आता वो आता 0 से लेके 1 तक। तो अब लॉग वाली मशीन के अंदर अगर 0 डालोगे तो लॉग का आंसर कितना आता है? -∞। लॉग वाली मशीन के अंदर x को डालोगे π/2, तो लॉग वाली मशीन के अंदर क्या आ जाएगा? 1, और log 1 कितना होता है? 0। तो 1 पे इस फंक्शन का आंसर कितना बना? 0, विच इज पॉइंट एक्चुअली क्या है? π/2। अब जब x को वैरी कराओगे π/2 से लेके π तक, तो साइन के अंदर जो साइन वाली वैल्यू है वो अब वेरी करेगी 1 से लेके 0 तक। तो log का आंसर कैसा बनेगा? log 1 से लेके log 0 तक, विच इज 0 से लेके फिर से -∞। और फिर आगे π से 2π ये बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। 2π से 3π फिर से सेम, बिल्कुल ऐसा। और फिर यहाँ पे नीचे, ये क्लियर है? इसकी शेप नहीं सही बनी, पर दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। 2π से लेके 3π फिर से एग्जैक्टली यही बन जाता ग्राफ। और ऐसे ही आगे भी। तो इसलिए हर बार डिफरेंशिएट भी नहीं करने की सोचनी। हमने देखना है कि हमारा ग्राफ तेज कैसे बने, क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कभी हमें इसको फ्लो में सोचना पड़े तो उस बात को लेके पैनिक नहीं करते। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जो हमारे माइंड में जाती रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने फंक्शंस पे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस मिले थे वो देखे, और साथ में हमने थोड़े ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग को अपनी फिर से रिकॉल करा। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बिल्कुल ब्रश अप चाहिए कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में पहले बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, फिर वापस नए क्वेश्चंस हैंडल करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो अब जब फंक्शंस पे जब ग्राफ्स भी रिकॉल हमने करे, नेक्स्ट क्लास में जब फंक्शंस पे क्वेश्चंस और भी फेस करेंगे, तो अब इसको एज अ कंबाइंड एंटिटी देखना शुरू करना। तो हमें रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली इस टॉपिक में काम कितना कम है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थॉरो बननी चाहिए। तो चलो, जो आज भी ग्राफ्स करें उसमें कहीं भी ब्लॉक होते हो तो उसको ज़रूर रिवाइज़ करना।